हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी के लिए 12th क्लास के मैथमेटिक्स के विद्यार्थी जी के लिए जिनका एग्जाम बहुत करीब है, आपके लिए ये वीडियो बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको अमृत समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरा 12th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप जैसा कि जानते हैं हमारे एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से हमें 50 क्वेश्चन को बनाना है। 100 में से लगभग मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको मदद मिलेगा ही मिलेगा, सब्जेक्टिव में भी बहुत मदद मिलेगा। तो बच्चों 12th क्लास के मैथ का ऑल फार्मूला वन शॉट देखेंगे। मिनिमम 20 अंक के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा आप जानते हैं है ना, हमारे हमेशा फेवरेट है श्री गणेशाय नमः बच्चों। उसके बाद चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा चैप्टर है, सॉरी बच्चों, कौन कौन सा हमारा चैप्टर है जहां से फॉर्मूले पूछे जाते हैं या फिर बच्चों फार्मूला हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर दूसरा, चैप्टर नंबर 5वां, चैप्टर नंबर 7वां, 9वां, 10वां, 13वां ना 11वां और 13वां। ये वो चैप्टर है जहां से सबसे अधिक ऑब्जेक्ट ना हमारे फार्मूला पूछे जाते हैं और फार्मूले की जरूरत है बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा दूसरा यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आइए देखते हैं इसके कौन कौन से फार्मूले हैं। अगर आपको पूरा अच्छे से पहले से भी याद है तो आप इसको एक बार देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप चाहें तो एक एक फार्मूले को अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स और साइन एक्स बराबर होता है एक्स, है ना। साइन इनवर्स और साइन बराबर होता है, साइन इनवर्स और साइन एक्स बराबर एक्स होता है। ऐसे आप किसी को भी रखकर देखेंगे, उसके इनवर्स के साथ उसके एक्स को रखेंगे तो एक्स मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स के साथ में कॉस रखेंगे तो एक्स होता है, टेन इनवर्स के साथ टेन तो एक्स होता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कॉट इनवर्स के साथ कॉट में तो एक्स होगा, सेक इनवर्स के साथ सेक एक्स रखेंगे तो एक्स निकलेगा, और कॉसेक इनवर्स के साथ कॉसेक एक्स रखेंगे तो एक्स निकलेगा। ये हमारा पहला फार्मूला जो कि बहुत बेसिक है, सबको पता होता है। देखते हैं दूसरा फार्मूला हमारा। जैसा कि आप जानते हैं किसी के भी इनवर्स को अगर साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है पाई अपॉन 2। टेन इनवर्स के एक्स में कॉट इनवर्स का एक्स जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा पाई अपॉन 2, और सेक इनवर्स के साथ में कॉसेक इनवर्स जोड़ेंगे तो मिलेगा पाई अपॉन 2। ये कई बार क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछा गया है, या फिर इस फॉर्मूले का उपयोग हम लोग अवकलन वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा करते हैं। अवकलन वाले चैप्टर में वहां हमसे पूछा जाता है कि डी अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स का एक्स और प्लस में कॉस इनवर्स का एक्स। तो आप लोग जानते हैं कि इसका बच्चों अवकलन क्या होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा इसका अवकलन क्या होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फार्मूला नंबर तीसरा। फार्मूला नंबर तीसरा जो कि हर साल एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर नहीं होगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x जरूर होगा। आप इसको इधर से भी पढ़ सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स जो होगा साइन इनवर्स 1/x के बराबर होगा। टेन इनवर्स एक्स जो होगा कॉट इनवर्स 1/x के बराबर होगा, और इसी प्रकार से कॉट इनवर्स भी है ना कॉट इनवर्स भी होगा, वो टेन इनवर्स 1/x के बराबर होगा। आगे आप देख सकते हैं कॉस इनवर्स जो है वो होगा सेक इनवर्स 1/x के, और सेक इनवर्स x जो है वो होगा कॉस इनवर्स 1/x के। तो आप ये चीज देख सकते हैं, एक नंबर यहां से आपके एग्जाम में पक्का 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 एक नंबर यहां से पूछा जाएगा। बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 4 में, है ना। फॉर्मूला नंबर 4 है ट्रू का। मेरे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर साइन के साथ में साइन इनवर्स के साथ माइनस एक्स रहे, साइन इनवर्स के साथ माइनस एक्स रहे, या टेन के साथ या कॉसेक के साथ, ये तीनों के साथ अगर माइनस रहता है तो बाहर सिर्फ माइनस हो जाता है। लेकिन यही चीज अगर कॉस के साथ होगा, कॉस के साथ होगा, कॉट के साथ होगा, या बच्चों सेक के साथ, बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि सर कॉसेक यहां होना चाहिए, नहीं बच्चों सेक होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, इसका उपयोग जब मुख्य मान निकालते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं पाई में माइनस करके इसका माइनस हटा देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना। चलिए चलते हैं फॉर्मूला नंबर 5 में, जहां हम लोग पढ़ते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स में एक्स रूट के अंडर 1 - वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 - एक्स स्क्वायर, और सेम चीज यहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस दिया, माइनस होता तो हम माइनस देते। आगे बच्चों कॉस इनवर्स का x और कॉस इनवर्स का y अगर हम लोग बनाते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स वाई होता है,
माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो आप कई बार पढ़े होंगे। सेम चीजें हैं, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ हमने माइनस दिया, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ हम प्लस दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पांचवा फार्मूला था जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। चलते हैं अब हम लोग छठे फार्मूले की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना बहुत है ना। यहाँ से या तो सीधा फार्मूला पूछा जाएगा या इस पर हमारा क्वेश्चन आता है कि tan इनवर्स में x है और tan इनवर्स में y तो क्या होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स में x और माइनस रहेगा, यहाँ अगर हमारा प्लस था तो हमने ऊपर में प्लस दिया और नीचे माइनस दिया, यहाँ अगर माइनस होगा तो ऊपर देंगे माइनस, नीचे प्लस, है ना। और एक और फार्मूला है जो हमारे साथ एनसीईआरटी में नहीं है, tan इनवर्स का x प्लस tan इनवर्स का y प्लस में tan इनवर्स का, है ना, z दिया गया रहेगा। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। तो ये हमारा 6 फार्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, अगर आप चाहें तो इसको याद जरूर रखेंगे। क्या फार्मूला है? 2 tan इनवर्स x का, है ना। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 tan इनवर्स बराबर क्या होगा। साइन में अगर होगा तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों कॉस में हम लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan में ही लिखेंगे tan इनवर्स का फार्मूला, सॉरी 2 tan इनवर्स का फार्मूला अगर tan के पदों में लिखेंगे तो tan इनवर्स 2x है। देखो यहाँ से जो साइन है बस यहाँ माइनस कर देना है, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये था हमारा 7। इसके बाद प्यारे बच्चों रेंज भी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो 3 रेंज बस आपको याद करना है, बस 3, है ना, रेंज और डोमेन दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, साइन का, कॉस का और tan का। तो साइन का जो डोमेन होता है आपको पता है -1 से 1 के बीच रखना है इसको, है ना सॉरी। और बच्चों कॉस का भी सेम होता है, और tan का जो है सारे के सारे रियल नंबर हो जाते हैं। यहाँ पर इसका जो रेंज देखते हैं, साइन का रेंज -π/2 और π/2 के बीच में ही इसका मुख्य मान हमें लिखना पड़ता है। आगे है बच्चों यहाँ पर 0 से लेकर पाई के बीच में है, और tan का साइन के बराबर है। तो 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी हमने लिख दिया है, आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं, नहीं तो बस ये 3 काफी है। 3 का डोमेन और रेंज याद कर लीजिएगा, किसका है, साइन, कॉस और tan का। अक्सर बच्चों को याद होगा, नहीं है तो याद कर लीजिएगा। इसके अलावे कुछ और फार्मूले हैं जो 11th क्लास का फार्मूला है, अगर आप चाहें तो यहाँ याद रख सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, या हम इसके जगह tan के पद में बोल सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। कॉस 2x का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 2 sin स्क्वायर, ना सॉरी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, या बच्चों tan के पदों में अगर हम कहें तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan 2x का भी फॉर्मूला होता है 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। साइन 3x पता है आपको कि 11th में हम लोग पढ़े थे कि साइन जो है वो 34 बनाता है, यानी 3 sin x और माइनस 4 sin QX, जबकि cos जो है वो 43 बनाता है, यानी 4 cos QX माइनस 3 cos, सॉरी बच्चों यहाँ पर cos होगा 3 cos x, 3 cos, है ना, 3 cos x। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये था हमारा त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला जो आप लोगों को याद रखना चाहिए किसी भी हाल में। आपको ये तीनों, है ना, ये जो जितने भी फार्मूले मैंने बताए हैं, टोटल अगर आप लोग देखें तो 9 फार्मूले मैंने बताए हैं, 9 फार्मूले, और इस 9 फार्मूले के 9 के अंदर में भी कई फार्मूले हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको किसी भी हाल में ये याद होना चाहिए, एक सेकेंड, है ना, किसी भी हाल में आपको ये याद होने चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए बहुत अच्छे से, शुरू से हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स और साइन एक्स से, देख लिया आपने। दूसरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में π/2 हो जाता है। तीसरा आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे आप लोग कि साइन इनवर्स -x का होगा, माइनस में कॉस, अगर tan भी माइनस है तो माइनस निकलेगा, कॉसेक है तो -3 का माइनस निकलेगा, और 3 पाई के साथ आएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, साइन इनवर्स ये हमने पढ़ा दिया, प्लस साइन इनवर्स, यहाँ साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 3 हमारा मैट्रिक्स है, जहां फार्मूला लगभग नहीं के बराबर है। चौथा हमारा डिटरमिनेंट है, जहां तक लगभग नहीं फार्मूला हमें पढ़ना है। अब चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, चैप्टर नंबर हमारा 5, जिसका नाम है सांतत्य, है ना, सांतत्य
और अवकलनीयता, यानी बच्चों डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा कि सबसे पहला फार्मूला होता है x पर पावर n का डिफरेंशिएशन dc क्या होता है, तो n बाहर आता है और पावर 1 घट जाता है। कोई अगर कांस्टेंट मान है तो उसका dc 0 होता है, अगर x है x के सापेक्ष में x का dc 1 होता है, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x होता है, रूट के अंदर x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x होता है, और a पर पावर x का डिफरेंशिएशन a पर पावर x log a होता है, log a होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे आप लोग कि sec x इंटू में tan x होता है, और बच्चों cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होता है। अब चलते हैं इनवर्स वाले में। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का यही चीज माइनस में हो जाता है, टेन इनवर्स का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का माइनस में 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों सेक इनवर्स में आप जानते हैं क्या होता है, 1 बटे एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1, सेम चीजें। तो आप देख लिए कि बच्चों डिफरेंशिएशन के कितने कितने महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो आपको याद भी होंगे, और अगर बच्चों कोई फार्मूला याद नहीं है तो एग्जैक्ट याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद का भी फार्मूला, यूवी फार्मूला। आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों गुणनफल में, अगर गुणनफल में चाचा भतीजा का फार्मूला इसको कहते हैं। अगर यूवी दोनों अगर गुणनफल के रूप में दो फलन दिया है, इसका हमें डीसी निकालना है, तो पहला फलन को बैठाएंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को बैठाएंगे, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर दोनों भागफल के रूप में है तो इसको हर हर महादेव का फार्मूला कहते हैं हम लोग। हर हर महादेव का फार्मूला यानी कि पहले हर का स्क्वायर करेंगे, फिर हर को बैठा के अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे, अंश को बैठा के हर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला चैप्टर नंबर 5 का, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले से ही इसको याद रखे होंगे बच्चों, अगर नहीं तो याद जरूर कर लीजिएगा। अब आपको पता है कि बच्चों प्रति अवकलन जो होता है, एंटी बच्चों हमारा जो एंटी डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। अब पढ़ते हैं इसका जस्ट उल्टा समाकलन। सबसे अधिक फार्मूला अगर किसी चैप्टर में है वो चैप्टर है समाकलन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं समाकलन। ध्यान दीजिएगा समाकलन का सबसे पहला फार्मूला होता है, अगर x पर पावर n दिया है, इसका समाकलन चाहिए, तो बच्चों डिफरेंशिएशन में हमारा क्या होता था, 1 घटता था, यहां पर 1 जुड़ता है, तो x पर पावर क्या हो जाएगा, x पर पावर n+1, और नीचे भी हो जाएगा n+1। जब ये बच्चों अनिश्चित समाकलन है, जब तक ये अनिश्चित समाकलन है तो सब में बच्चों हम लोग एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो कांस्टेंट पर ध्यान मत देना, बाकी फार्मूले पर ध्यान दीजिए। अगर सिर्फ कुछ नहीं रहे, अगर x के सापेक्ष में हमें बच्चों समाकलन निकालना पड़े, इंटीग्रेशन निकालना पड़े, कुछ भी नहीं है तो यहाँ x हो जाएगा, अगर यहाँ y होता तो यहाँ y होता, यहाँ नागिन होता तो यहाँ नागिन होता, यहाँ बच्चों अगर बकरी होता तो यहाँ बकरी होता, समझ रहे हैं आप लोग, कुछ भी होता तो वो हो जाता। नेक्स्ट, अगर 0 का हमें इंटीग्रेशन चाहिए तो बच्चों सिर्फ कांस्टेंट मान होगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन पढ़ाए होंगे बच्चों, log x होता है, log x प्लस, है ना, c को ध्यान मत देना, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमारा e पर पावर x होता है, a पर पावर x का समाकलन a पर पावर x, नीचे log a होता है, रूट के अंदर में x का समाकलन क्या होता है, तो मैंने बताया था बच्चों इसका शॉर्टकट कि रूट के अंदर x का समाकलन होता है 2/3 और x पर पावर 3/2, है ना। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, साइन x का समाकलन क्या होता है, साइन x का समाकलन माइनस में cos x होता है। और बच्चों आगे बढ़ते हैं, cos x का समाकलन होता है साइन x, आगे बच्चों प्लस में कांस्टेंट रखते रहना ना, सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, तो 10x होता है। आगे बच्चों कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस का कॉट x, और सेक x इंटू 10x अगर दिया रहे इसका समाकलन पूछे तो ये सेक x होता है, और कॉसेक x और इंटू में कॉट x का समाकलन माइनस का कॉसेक x होता है। आगे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से इन्हें याद रखिएगा क्योंकि पेपर में इसके आने की संभावना बहुत 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 ज्यादा है।
विशेष रूप से इन्हें ध्यान में रखना है कि प्यारे बच्चों सिर्फ 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस में कांस्टेंट या माइनस में log cos x प्लस कांस्टेंट। सिर्फ cot x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है प्लस c। सिर्फ sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x प्लस c। और बच्चों सिर्फ cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log में cosec x और माइनस में cot x प्लस c, या इसके जगह हम कह सकते हैं log 10x अपॉन 2 प्लस c। तो प्यारे बच्चों यहां तक नॉर्मल हमारे फॉर्मूले थे, यहां तक सारे फॉर्मूले बिल्कुल नॉर्मल थे। अभी हमने इनवर्स का नहीं बताया है। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत पहले से इसको याद रखे होंगे, नहीं तो चलिए अब देखते हैं, अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखते हैं बच्चों इनवर्स वाला फार्मूला। इनवर्स में क्या होता था पता है आपको ना, कि 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पता है आपको ये किसका अवकलन है, ये बच्चों ये अवकलन है साइन इनवर्स का। ये अवकलन है साइन इनवर्स में एक्स का, तो प्लस में सी दे देंगे। ये जो बच्चों अवकलन देखेंगे सेम टू सेम अगर होगा, ये माइनस कॉस लगा देंगे। इसका दो तरीका है, या आप चाहें यहां माइनस लगाइए या माइनस यहां लगाइए, दोनों तरीका ठीक है बच्चों। 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन था याद है, tan इनवर्स x का। इसीलिए बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग समाकलन निकालेंगे तो tan इनवर्स x होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, फिर से या तो यहां माइनस लगाओ या तो यहां माइनस में, इसी को कह सकते हैं cot इनवर्स x। बच्चों 1 बटा एक्स, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका अवकलन है याद है सर, सेक इनवर्स x का ये अवकलन है। प्यारे बच्चों अब यहां पर लगाओ माइनस या यहां लगाओ, बात वही है। तो ये हमारा हो गया अवकलन वाला। इसके बाद कुछ बच्चों एडवांस फॉर्मूले देख रहे हैं आप, ये हमारे एडवांस फार्मूले हैं। एडवांस फार्मूले जहां से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, सबसे अधिक यूज होने वाला पहला फार्मूला 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए है ना, प्लस में ए स्क्वायर का समाकलन। बच्चों 1 बटे एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस में कांस्टेंट। आगे बच्चों यही चीज अगर माइनस में हो कि 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन, तो बच्चों माइनस में होने पर यह होता है 1 बटा 2a लॉग, सबसे अधिक यूजेबल फॉर्मूला ये भी है 1 बटा 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में कांस्टेंट। बच्चों अगर ये पहले हो जाए ए स्क्वायर, यानी कि यहां बच्चों ए स्क्वायर बाद में था, अगर ये पहले ए स्क्वायर हो जाए फिर हो जाए एक्स स्क्वायर, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे 1 बटा 2a लॉग। लेकिन बच्चों ए पहले है तो यहां पर ए जब पहले होगा तो ऊपर प्लस होगा, याद रखिएगा, ए पहले ऊपर प्लस, ए पहले ऊपर प्लस, ए पहले ऊपर प्लस। आगे बच्चों लिखा है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, ऊपर में 1 है, 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का समाकलन लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है। बच्चों यहां तक ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक इंपॉर्टेंट। बाकी अगर याद करते हैं तो ठीक है, नहीं भी करते तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर कोशिश कीजिए याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अगर रूट के अंदर है तो लॉग बच्चों लॉग लिखेंगे एक्स प्लस में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए ये थोड़ा सा एडवांस फार्मूला है, कोशिश कीजिएगा याद करने का। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे में लिखा गया और एडवांस फार्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के बाहर है, तो हमने देखा अच्छा ये तो हमने पहले लिख भी दिया था बच्चों, ओहो दोबारा हो गया, ये क्वेश्चन दोबारा हो गया, सॉरी बच्चों 2 बार मैंने लिख दिया इस फॉर्मूले को, आई एम रियली सॉरी। और ये मेरे बच्चे रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं स्टार बना देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि हमारा 1 बटे रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। आगे बच्चों ये फार्मूला आ भी सकता है, अगर आप चाहें तो याद करें, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। ये 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। रूट के अंदर ए ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला एक्स अपॉन ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग, है ना बच्चों एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट। थोड़ा बड़ा है लेकिन बच्चों आप ऑप्शन देख करके पहचान लोगे, ये ऑप्शन में दिया रहेगा, आप ऑप्शन देख करके पहचान लोगे। आप ऑप्शन दिमाग में रखना कि सर ऑप्शन मेरे पास है कि यहां पर होगा ए स्क्वायर बटे 2, ये याद रखना, ये याद रखना एक्स अपॉन 2, बस इसको भी याद रख करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं क्योंकि वहां ऑप्शन दिया रहेगा। अब जब हम लोग समाकलन करते हैं बच्चों तो आइलेट का एक फॉर्मूला लगाते हैं आइलेट रूल में। आइलेट से हम लोग ये जो है ना, ये हम लोग बताते हैं कि पहला फलन कौन है और हमारा दूसरा फलन कौन है।
अगर बच्चों हमारे समाकलन में, इंटीग्रेशन में दो फलन गुणनफल के रूप में दिया रहे और हम लोग ये तय कर पाए कि पहला कौन फलन है और दूसरा कौन है आइलेट रूल से, तो बच्चों हमारा इसका फॉर्मूला होता है कि पहले फलन को बैठाना है, दूसरे का हमें समाकलन करना है, फिर माइनस देना है, समाकलन का चिन्ह देना है, पहले फलन का अवकलन करना है, फिर दूसरे का समाकलन और बाहर में समाकलन का चिन्ह लगाना है। ये भी हमारा फॉर्मूला है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर ई पर पावर कोई फलन दिया है, ई पर पावर कोई फलन दिया है और उसी का अवकलन हमें दिया है और दोनों का हमें पूछा है कि इंटीग्रेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर कोई फलन है, अगर कोई फलन है और उसी का यहाँ पर बच्चों अवकलन दिया है और हमें इसका समाकलन पूछा है, तो याद रखिएगा सीधा आंसर हो जाएगा जो ई पर पावर फलन है वही आंसर हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट जोड़ देंगे। अगर बच्चों हमारा ई पर पावर एक्स दिया है और कोई हमें फलन और उसका अवकलन दोनों साथ में जोड़ कर दिया गया है, तो सीधा आंसर लिखेंगे बच्चों कि ई पर पावर एक्स लिखेंगे और सीधा हम सिर्फ फलन लिखेंगे, इसके अवकलन को छोड़ देंगे। ये बच्चों इसके अवकलन को छोड़ देंगे। तो ये तीन बहुत हॉट फार्मूला है जो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी था। 1, 2 और 3, ये तीनों फार्मूला आपके लिए बच्चों बहुत 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 जरूरी था, तो इसको जरूर याद करना है। ये बच्चों वीडियो सुबह के 3:19 में शूट हो रहा है, लगभग 11 साढ़े 11 बजे से मैं लिखा हूं बच्चों। लिखने में मुझे 3 साढ़े 3 घंटे लगे सारे फार्मूले, फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो जितनी बच्चों शिद्दत से मेहनत हो रही है, अगर थोड़ा सा भी मेहनत आपको लग रहा है कि मैंने किया है, तो बच्चों जरूर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, एक बार दो बार जरूर कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना। आपको इस वीडियो को जब आप एक बार दो बार स्थिरता से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, मुझे तो पता है बच्चों कि बहुत कम समय में मुझे पूरा वीडियो शूट करना है, तो थोड़ा स्पीड भी हो रहा है, मुझे भी अंदाजा नहीं लग रहा है स्पीड हो रहा है स्लो हो रहा है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों निश्चित समाकलन से, है ना। वहां तक तो अनिश्चित समाकलन से था, निश्चित समाकलन से कुछ फार्मूला आप लोग के लिए है कि मान लीजिएगा कि अगर बच्चों अपर लिमिट में a है, लोअर लिमिट में -a है, या मान लो अपर लिमिट में π/2 दिया है, लोअर लिमिट -π/2, ऐसा अगर होता है कभी, और प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर याद रखिएगा, तब इसका आंसर अगर कोई फलन दिया गया है तो उसका आंसर 0 होगा। उसका आंसर क्या होगा? 0। लेकिन 0 कब होगा? 0 तब होगा जब f फंक्शन ऑफ x एक विषम फलन होगा। विषम फलन कैसे चेक करेंगे? तो मैंने सिखाया था बच्चों कि यहाँ पर माइनस रख के देखना है, माइनस रख के देखना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है अपर लिमिट a लोअर लिमिट, है ना, -a और पूछा है साइन x का बच्चों dx क्या होगा, माफ कीजिएगा। तो बच्चों हम लोग क्या कहते हैं कि पहले हम लोग यहाँ पर रख के देखते हैं भैया, अगर साइन में हम लोग -x रख के देखते हैं तो भैया माइनस बाहर आता है, यानी कि माइनस बाहर आया मतलब विषम फलन, इसका आंसर किसी भी हाल में 0 ही होगा बच्चों, है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगला क्या है कि अगर हमारे पास अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चों f, है ना, अगर कोई हमारे पास फलन है तो उस फलन में अपर b लगाएंगे, लोअर a, और बच्चों जहां x है वहां पर देंगे b, और जहां x है वहां देंगे a, और दोनों के बीच में लगा देंगे माइनस। ये तो सब लोग जानते ही हैं कि ऐसा होता है, निश्चित समाकलन में ऐसा ही होता है, ये सबको पता है। आगे बच्चों देखते हैं, अगर अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 है, अगर कोई फलन दिया है तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है कि a माइनस एक्स, जो हमारा लिमिट है अपर में उसमें से x को माइनस करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला मेरे विद्यार्थी जी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्टार मार के रख लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कि अगर हमारे पास दोनों लिमिट सेम हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम हो और कोई फलन दिया हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम हो और हमें कोई फलन दिया हो, तो उसका मान 0 होता है। याद रखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास दिया है अपर लिमिट में 3 और लोअर लिमिट में भी 3, और पूछा है मेरे विद्यार्थी जी एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप सब लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे निश्चित समाकलन से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज थे जो मैंने आप लोग के लिए लिखे हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट आगे क्या लिखा गया है? आगे बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि लॉग अगर गुणनफल के रूप में है m गुना n है, तो ये प्लस में होगा log m और बच्चों log n। आप सब लोग जानते हैं अगर भागा के रूप में दिया है, इसका मतलब ये माइनस में होगा log m माइनस log n। अगर बच्चों log m पर पावर n है, log m पर पावर n है, इसका मतलब n पहले लिखा जाएगा और फिर log m। अगर बच्चों log a पर पावर a यानी कि सेम संख्या है तो 1 होगा। अगर बच्चों यहाँ नागिन के ऊपर नागिन लिख देंगे तो 1 होगा, बकरी के ऊपर बकरी तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी यहाँ तक मुझे लगता है कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को, यहाँ तक में कोई भी थोड़ा सा भी इशू नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे।
ये था बच्चों अभी तक के सारे आपके अवकलन के फॉर्मूले, एक बार सॉरी समाकलन के फॉर्मूले एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा मन में शांति मिले। गुरुजी मजा आ गया सर। आइए बच्चों हम लोग ना डायरेक्ट यहाँ पर अवकलन से शुरू करते हैं, एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं अवकलन से। मैंने बहुत प्यार से आपको सिखाया बच्चों कि x पर पावर n लिखा है, इसका अवकलन होता है n बाहर, x पर पावर n-1, कांस्टेंट है 0, x का 1 होगा, e पर पावर x होता है, log x का 1/x होता है, रूट अंडर x का 1/2 रूट x होता है, और बच्चों a पर पावर x और log में a होता है। आगे बच्चों आप देख सकते हैं सारे फॉर्मूले मैंने क्लास में पढ़ाए हैं, क्रैश कोर्स में पढ़ाए हैं, रिवीजन बैच में पढ़ाया है, बस आपको एक बार रिवीजन कराना था और अच्छे से। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। समाकलन में x पावर n का समाकलन होता है, x पावर n+1 होता है, n+1 होता है, प्लस में कांस्टेंट। और बच्चों देख सकते हैं अगर यहाँ पर सिर्फ dx लिखा है तो यहाँ x होगा, dy होता तो y होता है ना, d नागिन होता तो नागिन होता है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हम नागिन मजाक के लिए बोलते हैं, आप इस पर दिल को मत लेना। आगे मेरे विद्यार्थी जी लिखा गया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विशेष कुछ फार्मूला मैंने लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। आप देखना, आप सारे फार्मूला देख कर जाओ और पेपर जब होगा तो पेपर आकर के मिलाना, आप बोलोगे सर जी ये तो आउटस्टैंडिंग है सर, कितना फार्मूला मैच कर रहा है पेपर में। आगे मेरे विद्यार्थी जी एडवांस के कुछ फार्मूले मैंने आपको लिखाए हैं जो कोशिश कीजिएगा याद करने का। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास आगे है निश्चित समाकलन का। बच्चों अगर हमारा लिमिट अगर देखना बच्चों की दोनों का अगर सेम लिमिट हो लेकिन माइनस लगा हो तो अक्सर आंसर 0 आता है, लेकिन पहले इसको चेक करना पड़ता है कि ये विषम फलन है। तो आगे बच्चों अगर बच्चों ऊपर आना अपर लिमिट, ये तो नॉर्मल है कोई है ना, ये बच्चों अपर लिमिट a है और लोअर लिमिट 0 है, याद रखना a माइनस x डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों अगर सेम लिमिट है तो 0 आंसर होता है। अब बढ़ते हैं आगे, ये तो आप लोग समझ गए लॉग के साथ कुछ कुछ रूल है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 1 देखा हमने, चैप्टर नंबर 5 देखा हमने, चैप्टर नंबर 7 देखा हमने, चैप्टर नंबर 6 से और 8 से लगभग कोई फार्मूले नहीं पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पर जो बहुत कम फार्मूला है। चैप्टर नंबर 9 पर बच्चों जिसका नाम है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये कोई फार्मूला नहीं है पर क्वेश्चन है, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि 2 नंबर यहाँ फिक्स हमारा छुपा हुआ है। बच्चों ऐसे अगर हमारा एक समीकरण दिया होगा और आपसे अवकल समीकरण दिया होगा और पूछा जाएगा कोटि का मान बताइए, तो कोटि का मान अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बस ये देखना है कि अधिकतम बार किया गया अवकलन कहां पर है। अधिकतम बार किया गया अवकलन, यहां अवकलन 1 बार हुआ है, यहां 2 बार, तो कोटि कुछ नहीं है, अधिकतम बार किया गया अवकलन ही कोटि होता है। तो आंसर 2 लिख दीजिएगा। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि भैया घात का मान बताओ, घात क्या होगा, तो देखना बच्चों कि अधिकतम बार किया गया अवकलन कहाँ है और उसी का घात ढूंढना है। यहां अवकलन 1 बार है, यहां अवकलन 2 बार है, तो अब इसका घात ढूंढेंगे, यहां इसका घात 2 है, तो आंसर बच्चों लिखेंगे 2। समझ गए ना। तो कोटि क्या होता है, अधिकतम बार किया गया अवकलन, और घात होता है अधिकतम बार किया गया है ना, अधिकतम बार किया गया अवकलन का घात हमें ढूंढना है। नेक्स्ट है बच्चों समाकलन गुणांक का फॉर्मूला, आप लोग याद किए होंगे कि IF बराबर समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, ये होता है बच्चों समाकलन गुणांक का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अवकल समीकरण है इसका व्यापक रूप क्या होता है, dy/dx प्लस py और प्लस में q, ये इसका व्यापक रूप होता है, याद रखिएगा। और अवकल समीकरण का निकालने का, समीकरण के हल निकालने का फॉर्मूला होता है y इंटू e पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू e पर पावर इंटीग्रेशन ऑफ p और बच्चों dx। पता है आपको ये एक फार्मूला होता है, ये है समीकरण का हल निकालने का फार्मूला। तो ये बच्चों अवकल समीकरण बस एक ही पेज में खत्म हो गया। अवकल समीकरण से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, एक ही पेज में समाप्त हो गया। अब ज्यादा कुछ आने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चैप्टर नंबर 10 शुरू हो रहा है जिसका नाम है बच्चों वेक्टर। और वेक्टर से बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा फार्मूले बनते हैं। वेक्टर और 3D ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जहां से बहुत अधिक फार्मूले बनते हैं, सबसे अधिक कह सकते हैं। समाकलन के बाद अगर कोई है तो यही है बच्चों सदिश, यानी कि वेक्टर। वेक्टर में नंबर भी बहुत छुपा हुआ है, आप सब लोग जानते हैं वेक्टर के विषय में कि वेक्टर में अगर हम लोग जैसे प्रवेश करते हैं तो पहले पढ़ते हैं अदिश गुणनफल। बच्चों ए है ना, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ना, कि बच्चों है ना मापांक ए वेक्टर का, मापांक बी वेक्टर का, और बच्चों डॉट में कॉस थीटा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। बच्चों आप जानते हैं कि जब भी है ना सबसे अधिक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, देखना 2025 के पेपर में सबसे अधिक सवाल यहीं से आने वाला है कि मेरे विद्यार्थी जी कि आई वेक्टर है ना, सॉरी
आई कैप और डॉट आई कैप क्या होगा? तो बच्चों जहां भी डॉट आता है हम आपको बार बार क्लास में समझाते हैं, डॉट का मतलब होता है कॉस, और बच्चों सेम सेम है मतलब 0 डिग्री, मतलब 1, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, के कैप डॉट के कैप 1 होगा। अगर बच्चों यही अलग हो जाए, अगर ये बच्चों आई के साथ जे हो जाए, मतलब सेम सेम नहीं हो, सेम सेम नहीं होने का मतलब होता है 90 डिग्री, और मेरे विद्यार्थी जी कॉस 90 का मान 0, तो अगर अलग अलग हो जाए, ये आई के साथ आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा, जे कैप डॉट के कैप 0 होगा, आई कैप डॉट के कैप 0 होगा। तो बच्चों अलग अलग होने का मतलब 0 होता है। अब चलते हैं बच्चों सदिश गुणनफल में, जहां पर बच्चों हमारा फार्मूला होता है, जहां फार्मूला होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, है ना, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, और बच्चों इनटू में साइन थीटा। आप चाहें तो यहाँ एन कैप भी लगा सकते हैं, जो कि दिशा दर्शाता है, क्योंकि बच्चों सदिश में दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। तो यहां पर हम लोग याद रखते हैं कि बच्चों क्रॉस का मतलब याद होता है साइन थीटा, क्रॉस का मतलब साइन थीटा, और साइन बच्चों सेम सेम, आई आई का मतलब 0, आपको पता है कि साइन 0 का मान क्या होता है? 0, साइन 0 का मान 0 होता है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर 0, जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर 0, के कैप क्रॉस के कैप बराबर 0। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर अगर विद्यार्थी जी सेम सेम का हम डॉट निकालते हैं तो 1 मिलता है, सेम सेम का हम क्रॉस निकालते हैं तो 0 मिलता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर हम इसका क्रॉस निकालते हैं, माफ कीजिएगा यहां पर गलती चिन्ह है बच्चों, क्रॉस होगा, क्रॉस चिन्ह होगा, यहां पर क्रॉस होगा, क्रॉस होगा। अगर बच्चों अलग अलग का हम क्रॉस निकालते हैं, यानी आई के साथ, ध्यान देखिएगा, इसका हमने ये सिखाया था कि आई, जे और के, अगर मेरे विद्यार्थी जी अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, आई के साथ हम लोग जे का क्रॉस निकालेंगे, आई का जे का, तब निकलेगा बच्चों के आंसर, ठीक है ना। अगर और उसके बाद जे के बाद के निकालेंगे तो निकलेगा आई, नेक्स्ट वाला निकलता है आंसर। और बच्चों अगर आई के साथ फिर ना सॉरी के साथ आई का तो निकलेगा जे। अगर बच्चों हम घड़ी के विपरीत दिशा में हैं तो प्लस में आंसर निकलेगा, अगर घड़ी के दिशा में हो गए तो माइनस में। जैसे बच्चों अगर आई कैप, अगर कोई एग्जाम में आ जाए आई कैप और क्रॉस में के कैप, तो ये हो गया घड़ी की दिशा में, तो बच्चों माइनस में आएगा जे कैप, देख सकते हैं माइनस में आएगा, सॉरी यहाँ के और जे पूछा है, के और जे पूछा गया है, तो आई होगा माइनस में। यहाँ पर बच्चों आई के बाद के पूछा है तो माइनस में जे होगा, ठीक है। तो आप ये चीज समझते होंगे, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप लोगों को बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे तैयार कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं किए होंगे तो इस टॉपिक को जरूर 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 तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बच्चों महत्वपूर्ण दिक् अनुपात बराबर क्या होता है ना। अगर हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, वहां पर अगर कोई हमारे पास वेक्टर दिया है, मान लो कि ए वेक्टर बराबर दिया है 2i कैफ माइनस में 3j कैफ और प्लस में 5k कैफ का बच्चों पूछा जाए कि दिक् अनुपात बताइए, तो क्या बताएंगे? तो दिक् अनुपात में हमारा कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ हमें दिक् अनुपात मतलब ए बी सी होता है, ए का मतलब आई कैफ का गुणांक 2, बी बराबर होता है बच्चों जे कैप का गुणांक यानी -3, और सी बराबर के कैप का गुणांक यानी 5। तो बच्चों 2 -3 और 5, 2 -3 और 5। विद्यार्थी जी बिंदु एक्स वाई जेड की स्थिति सदिश बताइएगा। तो जब भी किसी का हम स्थिति सदिश बताते हैं तो एक्स के साथ आई कैफ, वाई के साथ जे कैफ और जेड के साथ के कैफ। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरे विद्यार्थी जी बिंदु 2 -3 और 1 की स्थिति सदिश बताइए, क्या होगा? स्थिति सदिश मेरे विद्यार्थी जी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर क्या होगा? तो कहेंगे गुरुदेव इसका स्थिति सदिश हमारा होगा 2 के साथ लगाएंगे आई कैफ, -3 के साथ लगाएंगे जे कैफ और 1 के साथ लगाएंगे के कैफ। तो बच्चों हमारा आंसर होगा माइनस में 2 आई कैफ, माइनस में 3 जे कैफ और प्लस में होगा के कैफ। ठीक है ना, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि अदिश गुणनफल, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, अदिश गुणनफल क्या होता है? ए है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा। बच्चों याद रखिएगा हमेशा कि अदिश गुणन में अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो ये बराबर हो सकता है बी वेक्टर और ए वेक्टर के बराबर। यदि ए और बी दोनों लंबवत है, अगर ए वेक्टर ना, यदि बच्चों ए सदिश और बी सदिश लंबवत है तो दोनों का डॉट 0 होगा, लंबवत है तो दोनों का डॉट 0 होगा, अगर है ना बच्चों। और ए है ना, ए वेक्टर का अगर हम लोग स्क्वायर लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर और डॉट में ए वेक्टर। नेक्स्ट है बच्चों ए का बी पर प्रक्षेप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, प्रक्षेप निकालने वाला
बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए का बी पर, तो बच्चों ए का बी पर निकालना है तो जिस पर लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं और बाकी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जिस पर लिखा होगा उसको नीचे लिखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप बताइए, तो क्या लिखेंगे, प्रक्षेप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बच्चों नीचे पर ए वेक्टर है तो नीचे लिखेंगे ए वेक्टर, है ना, नीचे लिखेंगे ए वेक्टर। मेरे ख्याल से बच्चों मोड ऑफ ए वेक्टर होना चाहिए, यहाँ मोड होना चाहिए, मोड ऑफ बी वेक्टर, यहाँ मोड ऑफ ए वेक्टर, ऐसा होना चाहिए, है ना बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। आगे बढ़ते हैं कि हम लोग अगर निकालते हैं क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये बच्चों साइन थीटा एन कैप होता है, ये बच्चों होता है परिमाप, यहां से यहां परिमाप होता है और एन ये हमारा दिशा होता है। याद रखिएगा बच्चों कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी डायरेक्ट बी क्रॉस ए का नहीं होता है, साथ में माइनस लगता है। हमने कई बार आपको समझाया है, कई बार समझाया है। यदि ए तथा बी संरेख हैं तो दोनों का बच्चों याद रखिएगा, अगर दोनों संरेख हैं तो दोनों का क्रॉस 0 होगा। अगर बच्चों दो सदिश के बीच का कोण निकालना है, अच्छा अदिश के बीच का कोण नहीं बताए, अदिश के बीच का कोण नहीं था इसमें, क्या अदिश के बीच का कोण, ठीक है बच्चों आगे बताएंगे। अगर दो सदिश दिया है तो इसके बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो बच्चों है ना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का पहले हम ऊपर में मोड निकाल लेते हैं और फिर नीचे बच्चों है ना मोड ऑफ ए वेक्टर और यहाँ पर मोड ऑफ बी वेक्टर, है ना, ये बच्चों हमारा होता है। आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो ए बटा बी और बच्चों मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ सॉरी ए बटा बी, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर का हम लोग मापांक निकाल लेते हैं, यानी बच्चों इसका हम लोग मापांक नहीं, इसका बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं, परिमाण निकाल लेते हैं। तो ए और बी का है ना दोनों को गुना करके इसका परिमाण निकाल लेते हैं और ये दोनों जो होता है ये संलग्न भुजा होता है, ये क्या होता है, संलग्न भुजा होता है। ये हमारा फॉर्मूला था। आइए बच्चों देखते हैं आगे, यहां तक आप लोग याद कर चुके होंगे, है ना। आगे हमारे पास क्या लिखा गया है, आगे है कि यदि बच्चों सॉरी सदिश ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है तो इसका परिमाण क्या होता है। कोई भी अगर वेक्टर दिया है उसका परिमाण कैसे निकालेंगे, सर इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला है बहुत प्यारा सा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। चलिए आगे है दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे। दिक कोसाइन का फॉर्मूला पता होगा, एल बराबर ए बटा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी निकालेंगे, इसके लिए बच्चों एम हम इसको कहते हैं, एम कहते हैं, या हम इसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कहते हैं। तो आप जानते होंगे ये फॉर्मूला बहुत प्यारा सा है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि तीनों का अगर हम लोग वर्ग निकालते हैं, तीनों का वर्ग निकाल कर जोड़ते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। तीनों का वर्ग निकाल कर जोड़ते हैं तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, तो इसका मान भी 1 के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट है किसी दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर। याद रखिएगा अगर दो रेखा है, अगर दो बच्चों रेखा है जिसमें से एक रेखा का हमें समीकरण निकालना है जो एक बिंदु से होकर जा रही है और दूसरे के समांतर है। तो आप लोग को सिखाए होंगे कि जब कोई रेखा एक बिंदु से होकर जा रही हो और दूसरे के समांतर हो तो हम लोग आप लोग को बताए होंगे कि आर वेक्टर बराबर क्या होता है, आर वेक्टर बराबर होता है, आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर, ए वेक्टर बच्चों ए वेक्टर और प्लस में लेमडा बी वेक्टर। आप लोग भूले नहीं होंगे, मुझे विश्वास है कि आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर जब कोई रेखा एक बिंदु से होकर जाती है और दूसरी बिंदु के समांतर दूसरी रेखा के समांतर होती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि इसका सदिश समीकरण ये था। इसका अगर हम कार्तीय समीकरण देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्तीय समीकरण, x माइनस एक्स वन बटा ए, वाई माइनस वाई वन बटा बी, z माइनस जेड वन बटा सी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, तो याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगर कोई रेखा दो बिंदु से होकर जा रही हो तो कहते हैं कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। जब कोई रेखा दो बिंदु से होकर जाती है तो उसका सदिश समीकरण होता है ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी माइनस ए वेक्टर, क्योंकि बच्चों यहाँ है हमारा है, ये हमारा है ए और ये है बी,
तो अगर बच्चों पहले इसका हम लोग निकालेंगे क्या, इसका हम लोग b माइनस ए करेंगे, यानी कि x2 माइनस x1 करेंगे, यहां से दिक् अनुपात निकलेगा। b बराबर बच्चों y2 माइनस y1 करेंगे और फिर c बराबर z2 माइनस z1 करेंगे। इसलिए लिखते हैं कि a वेक्टर प्लस में लैम्डा b माइनस ए वेक्टर। और इसका कार्तीय समीकरण जो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 है। नीचे अगर देखेंगे x2 माइनस x1, यानी इसको अब ऐसे पढ़ते हैं x माइनस x1 x2 माइनस x1, है ना। ऊपर वाला यहाँ आसान है, नीचे वाला देखना y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। नेक्स्ट लिखा गया है कि दो रेखाओं के बीच के कोण, अगर दो रेखा है उसके बीच का कोण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे cos थीटा बराबर b1 डॉट b2। अगर दो बच्चों हमारा दिया गया है तो पहले इसका हम लोग ये लेंगे, जो लेमडा के साथ होगा इसको उठाएंगे, लेमडा के साथ जो होगा उसको उठाना है और b1 डॉट b2 करना है अपॉन मोड ऑफ b1 और बच्चों मोड ऑफ b2, है ना। यानी बच्चों हमें इसका मापांक निकाल लेना है ना, यानी कि परिमाण ऑफ b1 और परिमाण ऑफ b2। आगे बच्चों देखते हैं कि दो रेखाओं के समांतर होने का शर्त क्या है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जब नहीं पूछा गया है कि दो रेखा के समांतर होने का शर्त है बच्चों a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। और दो रेखाओं के लंब होने का शर्त क्या है, a1 a2 b1 b2 और सब में प्लस देंगे, प्लस में c1 c2 बराबर 0। आइए, तो ये था अभी तक बच्चों रेखा, है ना। अभी तक ये रेखा का था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जितना फार्मूला आप लोग के लिए जरूरी है, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लगभग मैंने कोशिश किया है बच्चों कि सारा फार्मूला आपको बताया जाए। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये था बच्चों चैप्टर नंबर हमारा 10, है ना, जिसका नाम था सदिश, यानी बच्चों अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कैसे बच्चों पहले अदिश गुणन देखा हमने, फिर सदिश गुणन देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से कहता हूं बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट वाला और क्रॉस वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों ये जो मैंने बताया स्थिति सदिश, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या बताया आपको, ये वाला जो बताया, यहाँ पर जो भी नॉलेज दिया गया है आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ का भी नॉलेज आपके लिए बहुत 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 जरूरी है, घोर करके पी जाना है इसको किसी भी हाल में। आगे मेरे विद्यार्थी जी, दिक कोसाइन से तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए, 2 नंबरिया आए, लेकिन आना तय है। और बच्चों फिर हमारा यहाँ आपने देखा, आगे हम लोग देखते हैं ये भी कितना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बच्चों देखा आपने कि दो रहना, अगर दो बिंदु से होकर रेखा जा रहा है तो फिर उसका क्या होगा, सदिश समीकरण, क्या होगा, कार्तीय समीकरण। फिर आपने देखा बच्चों कि दो रेखाओं के बीच कोण कैसे निकालेंगे, अगर बच्चों समांतर है तो क्या होगा और लंबवत है तो क्या होगा। हो सकता है बच्चों कुछ टॉपिक छूट गया हो, बहुत रात हो गया था, जितना मुझे आया समझ में मैंने उतना बना दिया, ठीक है ना। बहुत आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। नेक्स्ट अब चलते हैं 3D चैप्टर में। 3D चैप्टर आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, चैप्टर नंबर 3D। आप जानते हैं कि लगभग अब फार्मूला इस चैप्टर के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि अब होता है इसके बाद बच्चों प्रोबेबिलिटी, एलपीबी से कोई ज्यादा फार्मूला है नहीं, कुछ नहीं है लगभग। तो बच्चों पहला आप देख रहे हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है नीचे में, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा जेड अक्ष है। आप इसको कुछ अलग अलग भी मान सकते हैं। एक रेखा हमने यहाँ पर लिया है बच्चों, एक डॉट डॉट, हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया है जो एक्स वाई जेड है। आप देख सकते हैं सबसे पहले कि मूल बिंदु जो है, इसमें मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, वो 0 0 0 होगा। दूसरा एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक जो होगा उसमें एक्स का मान होगा, उसमें एक्स का मान होगा, एक्स का मान होगा, बाकी दोनों क्या होगा, 0, है ना। एक्स अक्ष का निर्देशांक में एक्स का मान होता है, वाई और जेड 0 होता है। वाई अक्ष के निर्देशांक में, है ना, 0 होगा, एक्स का मान भी 0, जेड का मान भी 0, सिर्फ वाई होगा। जेड अक्ष के निर्देशांक में, जेड अक्ष के निर्देशांक में बच्चों सिर्फ हमारा जेड होगा, एक्स और वाई दोनों हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा। नेक्स्ट बच्चों पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष का समीकरण, तो याद रखिएगा एक्स अक्ष के समीकरण में वाई और जेड दोनों 0, वाई अक्ष के समीकरण में एक्स और ना वाई 0, सॉरी एक्स और जेड 0, एक्स और जेड 0। यहाँ बच्चों जेड अक्ष के समीकरण में एक्स और वाई 0, तो जिसका समीकरण निकालेंगे उसको छोड़कर बाकी दोनों 0 होता है। बच्चों याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने सामने लिख दिया कि दिक कोजियाएं अगर पूछा जाए, बच्चों आपको लग रहा है कि आप बहुत कम समय में इसको पढ़ लेंगे, मात्र 1 आध घंटे के अंदर, लेकिन इसको बहुत टाइम लगा है बनाने में, मुझे लिखने में बहुत टाइम लगा है। तो है ना, हम लोग क्या लिख रहे हैं, आगे क्या लिख रहे हैं कि एक्स अक्ष का जो होगा, एक्स अक्ष का जो हमारा दिक कोजिया होता है, एक्स अक्ष का वो क्या होता है, 1 0 0, क्योंकि एक्स अक्ष का दिक कोजिया में सिर्फ एक्स का मान 1 होगा, बाकी 0। वाई अक्ष में एक्स भी 0, जेड भी 0, वाई होगा 1।
z अक्ष का दिक् कोजिया निकालेंगे तो x भी 0, y भी 0, z होगा 1। अब आप आगे जानते हैं प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाएगा दिक् कोजिया का योग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों की x अक्ष की दिक् कोजिया का योग, x अक्ष की दिक् कोजिया का योग। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, दिक् कोजिया का योग पूछा जाएगा तो यहाँ x अक्ष का होता है 1 0 0, इसका योग निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, योग हमारा 1 ही तो निकलेगा, ये सर जी 1 निकलेगा। तो बच्चों ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है कि दो बिंदु के बीच की दूरी, जो हम लोग 10th में भी पढ़े थे, है ना, क्या होता है यहाँ पर बच्चों 10th में 2 पढ़े थे, यहाँ पर 3D में 3 होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - 1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों मूल बिंदु से दूरी, तो रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। x अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो x अक्ष से पूछा है तो जो बचा है उसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। y अक्ष से दूरी x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, z अक्ष से दूरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे मेरे विद्यार्थी जी मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पर 10th में 2 होता था, यहाँ 3 है कि x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। इसे मध्य बिंदु भी होता है, पर मैं बच्चों नहीं लिखा हूँ, छोड़ दिया हूँ, मध्य बिंदु वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप लोग चाहें तो मध्य बिंदु का भी याद कर सकते हैं। तो बच्चों वही चीज है, यहाँ पर दिक् कोसाइन का आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो योग होता है l² + m² + n² बराबर 1 होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अगर बच्चों हमारे पास दो रेखा दिया रहे, दो रेखा हमें दिया रहे, और बच्चों दोनों रेखा का क्या पूछा जाए, इस चैप्टर में भी इसको पढ़ना था, दो रेखा दिया रहे, पैरेलल है तो ऐसा होगा यानी कि समांतर है, और ये बच्चों लंब वाला होगा तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होगा। आगे बच्चों अगर न्यूनतम दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी निकालने का फॉर्मूला b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 - a1 वेक्टर अपॉन बच्चों मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों ये फार्मूला, जहां पर हमें शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है। कई बार ये 5 नंबर में भी आ जाता है, तो मैं बच्चों अगर मैं क्लास लेता हूं तो मैं प्रैक्टिस इसका जरूर करा दूंगा आप लोग का, नहीं तो मैं फुल बैच में पढ़ाया था बहुत अच्छे से, आप बच्चों एप्लीकेशन से पढ़ लेना, है ना। चलो यहाँ पर न्यूनतम दूरी, या फिर यूट्यूब पर सर्च मार के किसी के भी वीडियो देख करके आप सीख सकते हैं न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी वो समय है बच्चों जहां पर आपको मार्क्स चाहिए, है ना। मुझसे सिर्फ प्रेम करोगे, नहीं संजय सर हम तो आप ही से प्यार करते हैं, आप ही से पढ़ना चाहते हैं, हर चीज आप ही से पढ़ेंगे, ये जरूरी नहीं है बच्चों। अभी आपको मुझसे प्रेम नहीं करना है, अभी आपको मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी के भी वीडियो सर्च मार के देख सकते हैं कि कैसे शॉर्ट डिस्टेंस निकलता है। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आगे बच्चों देखते हैं हमारा प्लेन से हमारा इंपॉर्टेंट कुछ है, तल के बारे में जानते हैं। तल से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि एक्स वाई तल का समीकरण, तो एक्स वाई है तो जेड 0 हो जाएगा, और बच्चों वाई जेड तल का समीकरण तो एक्स 0 हो जाएगा, और जेड एक्स का समीकरण तो वाई 0 हो जाएगा। आगे है मेरे विद्यार्थी जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है कि बिंदु एक्स वाई है ना, x1 y1 z1 से समतल, है ना बच्चों ax + by + cz + d = 0 की दूरी क्या होगी। तो बच्चों किसी बिंदु से, एक बिंदु से किसी तल की दूरी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन रूट के अंदर a² + b² + c² होता है, इसको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बच्चों दो तल के बीच का कोण अगर आपको निकालना है तो cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2, रूट के अंदर बच्चों पहला नीचे में a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर डॉट में a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये था हमारा प्लेन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों उस तल का समीकरण जो उस तल का समीकरण जो अक्षों से अंतःखंड ए बी सी काटता है, यानी एक्स अक्ष पर ए काटा है, बी अक्ष पर वाई अक्ष पर बी काटा है, और बच्चों जेड अक्ष पर सी काटा है, तो इसका हमारा उस तल का समीकरण क्या होगा। तो बच्चों जब भी अंतःखंड काटा जाए तो x/a, y/b, z/c = 1 होता है, इसको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों तल का व्यापक रूप क्या होता है। किसी भी तल का व्यापक रूप ax + by + cz = 0। तल अगर परस्पर लंब है तो, अगर तल परस्पर लंब है तो वही जो रेखा में होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0, प्लस में है ना, बीच में प्लस होगा। आगे अगर तल समांतर है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 होता है। आइए विद्यार्थी जी आगे देखते हैं। अब आता है प्रायिकता से बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए।
जैसे अगर हमें बच्चों निकालना है a अपॉन b का प्रोबेबिलिटी, तो हम लिखते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ a बच्चों a इंटरसेक्शन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ b। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर b अपॉन a निकालना है तो दोनों के बीच में हमें इंटरसेक्शन लगाते हैं, है ना। उसके बाद बच्चों नीचे क्या लिखा है, a हो जाएगा। जो नीचे होगा वही नीचे देते हैं। अगर b है तो b होगा, a है तो a होगा। अगर बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस में इंटरसेक्शन b, है ना, a इंटरसेक्शन b। अगर बच्चों देखते हैं ये वाला फार्मूला, अगर डैश लगा है, अगर आपको चाहिए बिना डैश वाला तो डैश लगा है तो इसको 1 माइनस पी, है ना। और बच्चों बिना डैश वाला आप निकाल सकते हैं। आगे लिखा है बच्चों अगर हमें a यूनियन b के ऊपर में डैश लगा है तो इसको हम डैश यहां से हटा करके दोनों के ऊपर लगा सकते हैं डैश, और यहां पर बच्चों इंटरसेक्शन ला सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन लगा हुआ है, डैश बाहर में है तो दो है ना, यहां से डैश लगा करके यहां कर सकते हैं, और चिन्ह यहां पर बच्चों इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन, यहाँ यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन। खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है स्वतंत्र घटना है। यदि बच्चों हमारा अगर स्वतंत्र घटना है तो याद रखिएगा सीधा हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी a अपॉन b का, सीधा हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a कह सकते हैं, इसका सीधा हम b कह सकते हैं। और बच्चों याद रखना कि अगर बच्चों इंटरसेक्शन निकाला है a इंटरसेक्शन b तो इसका सीधा मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ a और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ये तब है जब बच्चों स्वतंत्र घटना है। अगर 3 है तो तीनों को भी हम डॉट डॉट लगा के गुना कर सकते हैं। आगे मेरे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, अगर अपवर्जी घटना है तो याद रखिए अपवर्जी घटने का मतलब होता है कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी जहां कुछ नहीं पाई वहां है फाई बच्चों, यानी कि दोनों का तब हो जाएगा, दोनों का डॉट निकालेंगे तो 0। और ये तो आप जानते होंगे कि अगर बच्चों ये किसी घटना के होने की संभावना, नहीं होने की संभावना, दोनों का योग 1 होता है। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चे फाइनली ये हमारा काम हो गया, जो आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, जिस चीज के लिए मैंने लगभग वो सारे फार्मूले जो मेरे दिमाग में आए, मैंने सारे फार्मूले इसमें नोट डाउन कर दिए। और बच्चों ये आपको पूरा का पूरा हो गया। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप कोई बैच परचेस किए हैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस का, उस बैच में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्यारे बच्चों अगर आप कोई बैच परचेज नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया है मेरे व्हाट्सअप चैनल का, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये पूरा पीडीएफ बच्चों मिल सकता है। और आप देख सकते हैं लगभग सुबह के 4 बज गए और आपके पूरे के पूरे फार्मूले रिकॉर्ड हो चुके हैं और आप लोग इसको देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि जिस मेहनत के साथ मैंने इसे रिकॉर्ड किया है, आपके लिए ये वीडियो बच्चों फायदेमंद हो, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर फायदा हो, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। बाकी आप लोग को ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद बच्चों। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान जी करे आप लोग का परीक्षा बहुत अच्छा जाए, जिस तरह से आप लोगों ने पूरा 2 साल मेहनत किया है 11th क्लास 12th क्लास, और वो मेहनत आपका सफल हो। धन्यवाद।